दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम दो लोगों को देखते हैं जो कि रात के टाइम बाइक पर कहीं जा रहे थे और थोड़ी दूर जाते ही अचानक से उनके सामने से कोई चीज गुजरती है जिसके अचानक सामने आ जाने से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब दोस्तों वो दोनों काफी ज्यादा जख्मी हो चुके थे और तभी उन्हें उस सड़क पर एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है जो कि उनकी तरफ ही देख रही थी। पर दोस्तों थोड़ी देर में ही वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है और ज्यादा खून बहने की वजह से उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ से सीन कट होकर हमें 5 महीने पहले का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक स्कूल में कई सारे बच्चों को देखते हैं। अब दोस्तों इस दिन काफी ज्यादा बारिश हो रही थी और सभी बच्चों के पेरेंट्स उन्हें लेने के लिए स्कूल के बाहर खड़े हुए थे और जब थोड़ी देर के बाद उन बच्चों को स्कूल से छुट्टी होती है तब सभी बच्चे भागते हुए अपने माँ बाप के पास आ जाते हैं। पर दोस्तों कुछ बच्चे अब भी स्कूल में ही मौजूद थे कि तभी अचानक से स्कूल की बिल्डिंग गिर जाती है और स्कूल के अंदर मौजूद बच्चे काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। दोस्तों वहाँ पर खड़े माँ बाप जल्दी से स्कूल की तरफ भागते हैं और वहाँ पर पड़े जख्मी बच्चों को उस मलबे से बाहर निकालने लगते हैं। पर दोस्तों इससे पहले कि वो उन बच्चों को बाहर निकाल पाते कुछ बच्चों की वहीं पर मौत हो जाती है और उनके माँ बाप ये सब देखकर वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब दोस्तों थोड़ी देर में ही वहाँ पर रेस्क्यू टीम भी आ चुकी थी जो कि उस मलबे में फंसे बच्चों को निकालने की काफी कोशिश करती है और दोस्तों मीडिया भी इस पूरी घटना की कवरेज कर रहा था और न्यूज चैनल पर ये बताया जाता है कि जो स्कूल की बिल्डिंग गिरी है उसे महज 5 साल पहले ही बनाया गया था और आखिर 5 साल पहले बनी बिल्डिंग सिर्फ 2 दिन की बारिश से कैसे गिर सकती है। इस घटना से ये साफ पता चलता है कि जब ये बिल्डिंग बनाई जा रही थी तब इसके बनाए जाने पर किसी भी सरकारी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से आज इतने बच्चों की जान चली गई। अब दोस्तों ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम प्रेजेंट का टाइम देखते हैं जहां हम रुद्रा नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि थोड़ा एग्रेसिव किस्म का ऑफिसर था और आज वो अपने दूसरे ऑफिसर्स के साथ अपनी गाड़ी में एक क्रिमिनल को लेकर जा रहा था क्योंकि वो आज इस क्रिमिनल का एनकाउंटर करने वाला था। दोस्तों दरअसल जिस क्रिमिनल को ये लेकर जा रहे थे उस क्रिमिनल ने कुछ दिन पहले ही एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था जिसकी वजह से रुद्रा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और इसीलिए आज वो इसका एनकाउंटर करने के लिए लेकर जा रहा था। अब दोस्तों वो गाड़ी में जा ही रहे थे कि इतने में ही रुद्रा के सीनियर ऑफिसर उसे कॉल लगाते हैं क्योंकि वो रुद्रा को इनकाउंटर करने से रोकने वाले थे। अब दोस्तों जिस आदमी का रुद्रा इनकाउंटर करने वाला था ये कोई आम आदमी नहीं था बल्कि एक मंत्री का खास आदमी था, इसीलिए रुद्रा के सीनियर ऑफिसर इस इनकाउंटर को रोकना चाहते थे। पर दोस्तों रुद्रा अपने सर की एक भी कॉल नहीं उठाता और कुछ दूर जाते ही वो उस आदमी को अपनी गाड़ी से बाहर निकालता है और उसे शूट कर देता है। अब दोस्तों इसके अगले दिन हम रुद्रा और उसके सीनियर ऑफिसर को एक टीम के सामने बैठा देखते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम थी। वो रुद्रा को कहते हैं कि उस क्रिमिनल ने जो भी क्राइम किया था उसकी प्रॉपर जांच किए बिना तुम उसे मार कैसे सकते हो। माना कि उसने क्राइम किया था पर तुम्हें उसके साथ कुछ भी करने से पहले अदालत की परमिशन लेनी चाहिए थी। आखिर तुम ऐसे किसी का भी इनकाउंटर कैसे कर सकते हो। दोस्तों रुद्रा को जब उस आदमी के क्राइम के बारे में पता चला था तो उसने बिना कुछ सोचे ही उस क्रिमिनल का इनकाउंटर कर दिया था क्योंकि उस आदमी ने एक छोटी बच्ची के साथ जो किया था वो सोच कर रुद्रा को बहुत गुस्सा आ रहा था जिसकी वजह से उसने बिना कुछ सोचे ही ये कदम उठा लिया था। और दोस्तों इसी सिलसिले में आज ये टीम उससे सवाल जवाब कर रही थी। वो टीम मेंबर्स रुद्रा को कहते हैं कि क्रिमिनल्स को सजा देने का हक अदालत का है न कि तुम्हारा, और अगर तुम्हारे जैसे ऑफिसर ऐसे किसी का भी इनकाउंटर करते रहे तो इस देश का क्या होगा। अब दोस्तों ये टीम रुद्रा की किए की सजा उसके सीनियर ऑफिसर को देती है यानी उसके सर का अगले हफ्ते ही प्रमोशन होने वाला था। पर रुद्रा की इस हरकत की वजह से ये टीम उसके सर का प्रमोशन कैंसिल कर देती है। अब दोस्तों इसके बाद ये कन्वर्सेशन खत्म होती है और रुद्रा और उसके सर रूम से बाहर आ जाते हैं। अब दोस्तों उसके सर रुद्रा को कहते हैं कि तुमने जो भी किया हो सकता है कि तुम्हारी नजरों में वो सही हो पर कानून की नजरों में वो सब गलत था और इस ड्यूटी में हम हर वक्त गुस्से में फैसले नहीं ले सकते। आज तुमने देखा ना क्या हुआ, तुम्हारी गलती की कीमत मुझे चुकानी पड़ी।
वो ऑफिसर उसे कहते हैं कि आज मैं तुम्हारा ट्रांसफर कहीं और कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्तों ये सुनकर रुद्रा उसे कहता है कि सर आप चाहे मुझे जहाँ भी भेज दें पर मैं किसी भी जगह पर ऐसा क्राइम बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब दोस्तों यहाँ से उसका ट्रांसफर कहीं और हो जाता है और हम उसे एक नए एरिया में ड्यूटी करते हुए देखते हैं। रुद्रा अब उस एरिया के कुछ क्राइम की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि तभी वहाँ उसकी मुलाकात एक हवलदार से होती है जिसका नाम गोविंद था। दोस्तों रुद्रा उसके साथ थोड़ी बातचीत करता है और उससे उस एरिया के क्राइम रेट के बारे में पूछता है क्योंकि वो तो अभी यहाँ नया नया ही आया था। दोस्तों गोविंद उसे कहता है कि सर यहाँ पर इतना क्राइम नहीं होता, बस ज्यादा से ज्यादा चोरी चकारी का एक दो केस आ जाता है पर इस एरिया में ज्यादा बड़े क्राइम नहीं होते। अब दोस्तों बातें करते करते उन दोनों की अच्छी जान पहचान हो चुकी थी और क्योंकि गोविंद का बिहेवियर थोड़ा हंसी मजाक वाला था तो इसीलिए रुद्रा का भी यहाँ मन लगने लगा था। अब दोस्तों कुछ इस तरह से ही यहाँ पर रुद्रा के दिन गुजर रहे थे और एक दिन जब रुद्रा और गोविंद थोड़ा हंसी मजाक कर रहे होते हैं तो उनके पास एक आदमी आता है जो कि रुद्रा के लिए बिरयानी लेकर आया था क्योंकि दोस्तों वो आदमी रुद्रा को एक बहुत अच्छा ऑफिसर समझता था क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर होते हुए भी रुद्रा का बिहेवियर एक आम इंसान जैसा ही था और वो आसानी से ही सब में घुल मिल जाता था। अब दोस्तों वो आदमी रुद्रा को कहता है कि सर आपसे पहले यहाँ पर और भी पुलिस ऑफिसर आकर चले गए हैं पर उनमें से कोई भी आप जैसा नहीं था, आप एक बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं। अब दोस्तों रुद्रा उसे शुक्रिया कहता है और उसकी लाई हुई बिरयानी खाने लगता है। अब वो उस बिरयानी को खा ही रहा था कि तभी गोविंद उसे कहता है कि सर आखिर कब तक आप दूसरों के हाथ का खाना खाते रहेंगे, अब आपकी शादी की उम्र हो चुकी है, आप शादी क्यों नहीं कर लेते। तभी रुद्रा उसे कहता है कि आज तक जितनी भी लड़कियां मिली हैं उन सब ने ही मुझे रिजेक्ट कर दिया, अब शादी के लिए कोई हाँ बोलेगी तभी तो शादी करूंगा। अब दोस्तों उसकी ये बात सुनकर गोविंद उसे कहता है कि सर आप एक बार मुझे हाँ तो बोलें, मैं कोई ना कोई जुगाड़ जरूर कर सकता हूँ। दोस्तों उसकी ये बात सुनकर रुद्रा उसे कहता है कि जुगाड़ से तुम्हारा क्या मतलब है। अब दोस्तों यहाँ पर ये सीन कट होता है और हम अगले सीन में उस एरिया के एमएलए को देखते हैं जिसका नाम देवी शेट्टी था। दोस्तों देवी शेट्टी एक ऐसा एमएलए था जो कि आए दिन ही विवादों में घिरा रहता था और आज भी उसे उसके घर के सामने मीडिया ने घेर रखा था और मीडिया वाले उससे सवाल पूछ रहे थे कि सर हमने सुना है कि आप एमएलए से सीधा मुख्यमंत्री बनने की जिद कर रहे हैं और इसी वजह से आपकी पार्टी के कुछ मेंबर्स आपको पार्टी से निकालना चाहते हैं। दोस्तों तभी देवी शेट्टी उन्हें कहता है कि ये सब बातें मनगढ़ंत बातें हैं, हमारे ऑपोजिशन वाले जानबूझकर लोगों में ऐसी बातें फैलाते रहते हैं ताकि हमारी पार्टी को कमजोर कर सकें। दोस्तों ऐसा कहते ही वो अपने घर के अंदर चला जाता है जहाँ उसकी पत्नी उन सबके लिए खाना लगा रही थी। दोस्तों अब वो और उसकी पत्नी बैठकर खाना खाने लगते हैं कि तभी हम वहाँ देवी शेट्टी के बेटे को आते हुए देखते हैं जिसका नाम मनु था। दोस्तों मनु भी अपने माँ बाप के साथ बैठकर खाना खाने लगता है और वो अपने मॉम डैड को बताता है कि डैड मैं अगले हफ्ते अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहा हूँ, क्या हम वहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों तभी देवी शेट्टी अपने बेटे को कहता है कि बेटा तुम जहाँ चाहो घूमने जा सकते हो पर तुम साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान रखना, कहीं घूमने फिरने के चक्कर में ही टाइम वेस्ट मत करते रहना। अब दोस्तों ये तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी हम दूसरी तरफ एक मास्क पहने आदमी को देखते हैं जो कि काले जादू जैसा कुछ कर रहा था और वो भगवान कल्कि के अवतार को याद करते हुए कहता है कि हे ईश्वर आपने मुझे जिस काम के लिए चुना है मुझे वो काम करने की शक्ति देना ताकि मैं इन पापियों को उनके किए की सजा दे सकूं। अब दोस्तों इस मास्क पहने आदमी की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे ये खुद को कोई मसीहा समझता हो और शायद इसीलिए ये दूसरों को सजा देने की बातें कर रहा था। अब दोस्तों जब रात होती है तो हम देवी शेट्टी के घर को देखते हैं जहाँ कोई उसकी खिड़की में एक पत्थर मारता है। अब दोस्तों कांच टूटने की आवाज सुनते ही देवी शेट्टी और उसकी पत्नी भागकर वहाँ आते हैं और वहाँ आकर वो देखते हैं कि किसी ने एक पत्थर पर एक कागज लपेट कर फेंका था। दोस्तों जब देवी शेट्टी उस कागज को खोलकर देखता है तो उसे उस पर एक श्लोक लिखा हुआ दिखाई देता है जिसे देखकर देवी शेट्टी बहुत हैरान हो रहा था कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। अब दोस्तों वो जल्दी से अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को वहाँ बुलाता है और उन्हें कहता है कि क्या तुम सब सो रहे हो, किसी ने घर के अंदर पत्थर फेंका है, जल्दी से आसपास चेक करो कि घर के आसपास कोई है तो नहीं। अब दोस्तों जब सुबह होती है तो हम रुद्रा और गोविंद को एक रेस्टोरेंट में बैठा देखते हैं
जहाँ वो किसी लड़की का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दोस्तों गोविंद ने एक वेबसाइट की हेल्प से रुद्रा के लिए एक लड़की से बात की थी जो कि आज वहाँ पर मिलने के लिए आने वाली थी। दोस्तों थोड़ी देर में ही वो लड़की वहाँ आ जाती है जिसका नाम दिव्या था। वो रुद्रा के टेबल पर आकर बैठती है और वो दोनों आपस में कुछ बातचीत करने लगते हैं। दोस्तों वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं और ऐसे ही कुछ टाइम वो बातें करते रहते हैं। अब दोस्तों रुद्रा को तो दिव्या पसंद आ चुकी थी, पर उसे ये नहीं पता था कि दिव्या को वो पसंद आया या नहीं। अब दोस्तों दिव्या रुद्रा को पूछती है कि तुम मुझे अपने परिवार के बारे में बताओ कि आखिर तुम्हारी फैमिली में और कौन कौन है। अब दोस्तों रुद्रा उसे अपनी फैमिली के बारे में बताने ही वाला था कि तभी उसे एक कॉल आ जाती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि उसके सीनियर ऑफिसर की थी और वो रुद्रा को जल्दी से उसके ऑफिस में आने के लिए कहता है। अब दोस्तों रुद्रा अपने सर को तो जवाब नहीं दे सकता था, इसीलिए वो दिव्या को कहता है कि दिव्या क्या हम किसी और दिन मिल सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे एक जरूरी काम है और मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। अब दोस्तों दिव्या ये बात सुनकर थोड़ी हैरान तो होती है, पर वो उसे कहती है कि कोई बात नहीं, हम किसी और दिन मिल लेंगे, अगर तुम्हें जाना है तो जा सकते हो। अब दोस्तों रुद्रा सीधा अपने सर के ऑफिस में पहुंचता है और उनसे पूछता है कि सर क्या सब ठीक है, आपने मुझे अर्जेंटली बुलाया था, बताइए क्या बात हुई है। दोस्तों तभी रुद्रा के सर उसे कहते हैं कि रुद्रा हमारे एरिया के जो एमएलए देवी शेट्टी हैं, उनका बेटा एक हफ्ते से लापता है और हमारी पुलिस टीम ने भी उसे ढूंढने की काफी कोशिश की, पर हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अब दोस्तों रुद्रा अपने सर को कहता है कि सर अभी आप क्या चाहते हैं। तो उसके सर उसे कहते हैं कि रुद्रा मैं ये केस तुम्हें सौंपना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम उसका पता लगा सकते हो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम ये केस अनऑफिशियली हैंडल करो। अब दोस्तों रुद्रा ये बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है और वो अपने सर को कहता है कि सर मैं इस केस को अनऑफिशियली हैंडल नहीं कर सकता, मुझे इसे ऑफिशियली ही सॉल्व करना होगा, क्योंकि मुझे इसमें पुलिस फोर्स की भी जरूरत पड़ सकती है और मुझे इस केस में कई लोगों से मिलकर उनसे पूछताछ भी करनी होगी, तभी मैं एमएलए के बेटे के बारे में पता लगा सकता हूँ। अब दोस्तों ये बात सुनकर उसके सर उसे कहते हैं कि रुद्रा हमें ये केस ऐसे ही हैंडल करना होगा, क्योंकि अगर किसी को एमएलए के बेटे के लापता होने की खबर मिली तो दूसरी पार्टियां इसका फायदा उठाएंगी और इस बात से एमएलए देवी शेट्टी की इमेज पर भी काफी असर पड़ेगा, इसीलिए हम इसे ऑफिशियली हैंडल नहीं कर सकते, हमें इस केस को अनऑफिशियली ही हैंडल करना होगा। अब दोस्तों रुद्रा उसे कहता है कि सर सॉरी, मैं इसे ऐसे हैंडल नहीं कर सकता, अगर आप मुझे इस केस को खुलकर इन्वेस्टिगेट करने की परमिशन देते हैं तभी मैं एमएलए के बेटे को ढूंढ पाऊंगा, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। अब दोस्तों उसके सर उसे कहते हैं कि देखो रुद्रा, मैं जानता हूँ कि जहाँ पर तुम पहले ड्यूटी करते थे वहाँ पर तुमने बिना किसी परमिशन के एक एनकाउंटर कर दिया था और उस एनकाउंटर के बाद तुम पर काफी चार्जेस भी लगे थे, पर अगर तुम इस केस को अनऑफिशियली सॉल्व कर देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर से वो चार्जेस हटवा दूंगा और तुम्हारा रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन करवा दूंगा। अब दोस्तों ये सुनकर रुद्रा को थोड़ा अच्छा लगता है और अब उसको इस केस को सॉल्व करने का फायदा भी हो रहा था। अब दोस्तों रुद्रा अपने सर को कहता है कि सर ठीक है, मैं इस केस को अनऑफिशियली ही हैंडल करूंगा और एमएलए देवी शेट्टी के बेटे को ढूंढ निकालूंगा। अब दोस्तों इसके बाद हम रुद्रा को एमएलए देवी शेट्टी के पास देखते हैं जो कि उसके बेटे के बारे में उससे पूछताछ कर रहा था। रुद्रा उससे पूछता है कि सर क्या आपको किसी पर शक है और क्या आपके बेटे की किसी से दुश्मनी थी। दोस्तों तभी देवी शेट्टी उसे कहता है कि मेरे बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो तो सीधा कॉलेज से घर और घर से सीधा कॉलेज जाया करता था और ना ही उसका किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था। अब दोस्तों रुद्रा समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मनु जा कहाँ सकता है। तभी देवी शेट्टी उसे कहता है कि मैंने मनु के फोन को ट्रेस करवाया था, पर उसकी लास्ट लोकेशन उसके कॉलेज में ही आ रही थी। अब दोस्तों रुद्रा उसे कहता है कि क्या आप मुझे उसके कॉलेज का एड्रेस दे सकते हैं, क्योंकि मैं वहां जाकर पूछताछ करना चाहता हूँ। अब दोस्तों देवी शेट्टी उसे एड्रेस दे देता है और रुद्रा वहां से चला जाता है। अब दोस्तों रुद्रा मनु के कॉलेज में पहुंच चुका था और वो जाकर उसके टीचर से पूछताछ करता है कि क्या मनु का किसी से झगड़ा हुआ था। तो उसकी टीचर उसे कहती है कि सर मनु एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट था, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, पर अगर आप चाहो तो मैं आपको उसके दोस्तों से मिलवा सकती हूँ, हो सकता है कि वो आपकी कोई हेल्प कर दे। अब दोस्तों इसके अगले सीन में हम मनु के दोस्तों को रुद्रा के सामने बैठा देखते हैं जिनसे रुद्रा पूछताछ कर रहा था। वो उन दोनों से पूछता है कि तुम
तुम दोनों तो मनु के बेस्ट फ्रेंड हो ना, तुम लोगों को तो उसकी हर बात का पता होगा। चलो अब जल्दी से मुझे बताओ कि मनु कहाँ गया है, कहीं तुम दोनों ने ही तो उसके साथ कुछ नहीं किया। पर दोस्तों तभी वो दोनों रुद्रा को कहते हैं कि सर मनु बेशक हमारा बेस्ट फ्रेंड था, पर हमारा कभी भी उसके साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। आप हमारा यकीन कीजिए, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। अब दोस्तों उनकी बातें सुनकर रुद्रा को उन पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो दोनों काफी डरे हुए लग रहे थे और इसीलिए रुद्रा को लग रहा था कि ये दोनों उससे कुछ तो जरूर छुपा रहे हैं। अब दोस्तों रुद्रा गोविंद को कहता है कि गोविंद तुम एक काम करो, तुम मनु के पिछले एक हफ्ते की कॉल डिटेल्स निकलवाओ, तब हमें पता चलेगा कि ये दोनों कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ। अब दोस्तों गोविंद ऐसा ही करता है और वो साइड में जाकर उन दोनों की कॉल डिटेल्स देखने लगता है। अब दोस्तों वो दोनों काफी ज्यादा डर चुके थे, तो इसीलिए वो रुद्रा को कहते हैं कि सर दरअसल जिस दिन वो गायब हुआ था उस दिन हम तीनों एक फिल्म देखकर आने वाले थे और मनु हमारा एक बस स्टैंड पर इंतजार कर रहा था, पर उस दिन हम दोनों बस स्टैंड पर पहुंचने के लिए थोड़ा लेट हो गए थे और हमने देखा कि मनु एक बस में चढ़कर वहां से चला गया। अब दोस्तों ये सुनकर रुद्रा थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था, क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर वो इन दोनों के साथ मूवी देखने जाने वाला था तो आखिर वो इन दोनों को छोड़कर अकेला ही क्यों चला गया। अब दोस्तों रुद्रा उससे पूछता है कि मनु जिस बस में चढ़ा था क्या तुम मुझे उस बस का नंबर दे सकते हो। तभी वो दोनों रुद्रा को कहते हैं कि सर उस बस का नंबर 17A कावेरी है, हमने उसी बस में मनु को चढ़ते हुए देखा था। अब दोस्तों रुद्रा को इस केस में पहला क्लू मिल चुका था। वो उन दोनों को कहता है कि अभी के लिए तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, पर अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं तुम दोनों को यहाँ पर दोबारा बुलाऊंगा, इसीलिए तुम दोनों इस शहर को छोड़कर कहीं मत जाना। अब दोस्तों वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं और रुद्रा गणेश को कहता है कि हमें कावेरी बस के रूट्स पता करने होंगे कि आखिर वो बस कहाँ से पैसेंजर्स को ले जाया करती थी। रुद्रा गोविंद को कहता है तुम BMTC ऑफिस में जाकर कावेरी बस के रूट्स पता करो और मैं उस बस स्टैंड के आसपास लगे CCTV कैमरास चेक करता हूँ, शायद हमें वहाँ से कोई सुराग मिल जाए। अब दोस्तों शाम होती है और जब रुद्रा अपने ऑफिस से घर के लिए जा रहा था तभी उसे रास्ते में दिव्या दिखाई देती है, जिसका हेलमेट ना पहनने की वजह से चालान काटा जा रहा था। अब दोस्तों रुद्रा उसे देखता है और वो चालान काटने वाले मुलाजिम को कहता है कि तुम इसका चालान मत काटो, ये लड़की मेरी जान पहचान की ही है। अब दोस्तों दिव्या रुद्रा को थैंक्स कहती है और उससे पूछती है कि तुम उस दिन रेस्टोरेंट से अचानक चले गए और उसके बाद दोबारा कभी नहीं मिले, क्या हम दोबारा कहीं मिल सकते हैं। अब दोस्तों रुद्रा उसे कहता है कि दरअसल मैं एक केस में थोड़ा बिजी हूँ, इसीलिए मैं तुमसे मिल नहीं पाया। हम एक काम करते हैं, हम कल सुबह मिलेंगे। अब दोस्तों इसके बाद वो दोनों फिर से मिलकर बैठते हैं और एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। दोस्तों रुद्रा को तो दिव्या पहले से ही पसंद थी, पर अब दिव्या भी रुद्रा को पसंद करने लगी थी। अब दोस्तों ऐसे ही वो दोनों कुछ दिन साथ में बिताते हैं और एक दिन वो दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात भी बता देते हैं। अब दोस्तों इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जब रुद्रा किसी से पूछताछ करने के लिए जा रहा था तभी उसे गोविंद की कॉल आती है, जो कि उसे बताता है कि वो अभी BMTC में कावेरी बस का रूट पता कर रहा था और उसे पता चला है कि इस एरिया में तो कावेरी नाम की कोई बस चलती ही नहीं है। अब दोस्तों गोविंद की ये बात सुनकर रुद्रा काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि एक तरफ तो मनु के दोस्त उसे बोल रहे थे कि उन्होंने मनु को कावेरी बस में जाते हुए देखा था, पर वहीं दूसरी तरफ गोविंद उसे बोल रहा है कि इस नाम की तो कोई बस चलती ही नहीं है। अब दोस्तों रुद्रा फिर से मनु के दोस्तों को अपने ऑफिस में बुलाता है और वो उनसे गुस्से में पूछता है कि तुम दोनों अब सच बताओ कि आखिर मनु गया कहाँ है, क्योंकि तुम लोग जिस बस के बारे में बता रहे थे वो बस तो इस एरिया में चलती ही नहीं है, तो आखिर मनु उसमें कैसे जा सकता है। वो कहता है कि तुम दोनों मुझे सच सच बताओ कि आखिर तुम लोग क्या छुपा रहे हो, और अगर तुम दोनों ने मुझे अब कोई झूठ बोला तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। अब दोस्तों वो दोनों रुद्रा को कहते हैं कि सर हम आपको सच ही बता रहे हैं, हम दोनों ने उसे कावेरी बस में ही जाते देखा था। आप चाहो तो उस बस स्टैंड के आसपास वाले कैमरास चेक कर सकते हैं, आपको उसमें कावेरी बस जाती हुई दिख जाएगी। अब दोस्तों रुद्रा
रुद्रा समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अगर इन दोनों ने उसे उस बस में जाते देखा है तो रिकॉर्ड रजिस्टर में उस बस का कोई नामो निशान क्यों नहीं है। अब दोस्तों रुद्रा बीएमटीसी ऑफिस के पुराने अधिकारियों से बात करता है और उनसे पूछता है कि क्या अभी कावेरी नाम की कोई बस चलती है या नहीं। और दोस्तों वो अधिकारी उन्हें बताते हैं कि सर कावेरी नाम की बस तो 20 साल पहले चला करती थी, उस बस को तो 20 साल पहले ही चलाने से रोक दिया गया था। दोस्तों उन मुलाजमों की ये बात सुनकर रुद्रा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था कि आखिर 20 साल पहले जो बस चलती थी उसमें मनु कैसे जा सकता है। दोस्तों ये केस अब सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझता जा रहा था और रुद्रा को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मनु जा कहां सकता है। दोस्तों वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस ऑफिस में खड़ा एक मैकेनिक बोलता है कि सर मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसे कावेरी बस के बारे में सब कुछ अच्छे से पता है, हो सकता है कि वो आदमी आपकी कोई मदद कर दे, क्योंकि 20 साल पहले इस बस को जो ड्राइवर चलाता था उसकी तो अब मौत हो चुकी है, पर आप चाहो तो उसके दोस्त से मिल सकते हैं, हो सकता है कि वो आपकी इस केस में कोई मदद कर दे। अब दोस्तों रुद्रा उस मैकेनिक से उस आदमी का नंबर लेता है और उस गांव के लिए निकल जाता है। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ हम एमएलए देवी शेट्टी को देखते हैं जो कि अपने बेटे को ढूंढने के लिए अपने कुछ आदमियों से बातचीत कर रहा था। वो उन्हें कहता है कि इस शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, मुझे मेरा बेटा बिल्कुल सही सलामत वापस चाहिए। अब दोस्तों वो उनसे बात कर ही रहा था कि तभी उसे उसी मास्क मैन की कॉल आती है जिसे हमने पहले ब्लैक मैजिक करते हुए देखा था। दोस्तों ये मास्क पहना आदमी देवी शेट्टी को कहता है कि तेरा बेटा मेरे पास है, तूने आज तक बहुत लोगों के साथ बेईमानी की है और पता नहीं तेरी वजह से कितने ही मासूम लोग मारे गए, और अब तेरे साथ जो होगा उसके लिए तैयार रहना। जैसे तूने औरों को तड़पाया है वैसे ही तुझे भी तड़पना होगा। दोस्तों ये बात कहकर वो आदमी कॉल काट देता है और अब देवी शेट्टी को अपने बेटे की काफी फिक्र होने लगी थी। अब दोस्तों देवी शेट्टी को याद आता है कि उस रात किसी ने उसके घर में एक पत्थर में लपेटकर एक कागज फेंका था और अब वो उस कागज को लेकर एक स्वामी के पास जाता है और उससे पूछता है कि स्वामी आखिर इस श्लोक का मतलब क्या है। तभी वो स्वामी उसे कहता है कि इस श्लोक का मतलब है कि अगर कोई किसी के साथ अन्याय करता है या किसी के साथ कोई अत्याचार करता है तो उसे उसकी सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ेगी। अब दोस्तों देवी शेट्टी ये सुनकर काफी सोच में पड़ चुका था कि आखिर उसके साथ ऐसा कौन कर रहा है। दोस्तों देवी शेट्टी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब दोस्तों इन दिनों वो काफी परेशान रहने लगा था क्योंकि एक तरफ तो उसे अपने बेटे की फिक्र हो रही थी और दूसरा उसे हर रात अजीबोगरीब सपने आने लगे थे जिसमें उसे एक अजीब से चेहरे वाली लड़की दिखाई देती थी। और दोस्तों इस सब के चलते देवी शेट्टी मेंटली डिस्टर्ब होने लगा था। और इसके दूसरी तरफ हम रुद्रा को देखते हैं जो कि उस आदमी के पास पहुंच चुका था जिसे कावेरी बस की जानकारी थी। दोस्तों रुद्रा उस आदमी से पूछता है कि सर आप कावेरी बस के बारे में क्या जानते हैं और आखिर कोई भी उस बस का नाम क्यों नहीं लेना चाहता, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। अब दोस्तों वो आदमी उसे कहता है कि सर मेरी उस बस के साथ बहुत ही दर्दनाक यादें जुड़ी हैं। जब भी मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल भर आता है। तभी रुद्रा उसे कहता है कि सर आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता और रिकॉर्ड रूम में भी उस बस की कोई जानकारी नहीं है। आप जरा मुझे अच्छे से बताएं कि आखिर उस बस के साथ कौन सी घटना जुड़ी हुई है। दोस्तों तभी वो आदमी उसे बताता है कि दरअसल मेरा एक सबसे अच्छा दोस्त वेंकटेश उस बस को चलाया करता था और वो अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से किया करता था और वो बेचारा उस बस को चलाकर ही जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। और एक दिन ऐसा आया जब बीएमटीसी अधिकारियों ने उसे अपने पास बुलाया और वेंकटेश को कहा कि तुम्हें कल सुबह एक कॉलेज के बच्चों को ट्रिप पर लेकर जाना है और उनके साथ एक हफ्ता उस ट्रिप पर रहना है और एक हफ्ते के बाद वापस आ जाना है। तभी वेंकटेश उन्हें कहता है कि सर इस बस की हालत काफी ज्यादा खराब है और मैं इस बस को इस शहर में जैसे तैसे ही चला पा रहा हूँ क्योंकि इस बस के ना तो ब्रेक्स काम करते हैं और ना ही इसका इंजन अच्छी तरह से काम कर रहा है।
ऐसे में उन बच्चों को इस बस में ट्रिप पर लेकर जाना खतरे से भरा होगा और हम उन बच्चों की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। सर आप मुझे कोई और बस दे दीजिए, मैं उसमें उन्हें ले जाऊंगा। अब दोस्तों वो अधिकारी उसे कहते हैं कि जब भी तुझे कोई काम कहते हैं तू हमेशा ऐसे ही बहाने लगाता है, इस बस को कुछ नहीं हुआ, तू कल सुबह चुपचाप इस बस में उन बच्चों को लेकर जाना और 1 हफ्ते के बाद वापस लौट आना। अब दोस्तों अगले दिन ही वेंकटेश उन बच्चों को बस में बिठाता है और वो सभी ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों वेंकटेश पूरा दिन उस बस को बड़े ही ध्यान से चलाता है क्योंकि उसे पता था कि उस बस की हालत काफी ज्यादा खराब है और जब वो एक पहाड़ी इलाके में पहुंचते हैं तो रात होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों अब देखते ही देखते काफी ज्यादा रात हो चुकी थी और अब उनकी बस एक ढलान वाली सड़क पर जा रही थी। दोस्तों जब वेंकटेश उस बस के ब्रेक्स लगाने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि बस के ब्रेक्स नहीं लग रहे। दोस्तों वेंकटेश उस बस को रोकने की काफी कोशिश करता है पर वो बस चक्कर खाती हुई सीधा जाकर एक खाई में गिर जाती है और इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसमें मौजूद बच्चे और वेंकटेश की मौत हो जाती है। अब दोस्तों रुद्रा को ये पूरी कहानी पता चल चुकी थी कि आखिर कोई भी उस बस का नाम क्यों नहीं लेना चाहता, पर उसे अब भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये घटना अब से 20 साल पहले हुई थी और उस घटना का मनु से क्या लेना देना है। वो 1 हफ्ते पहले उस बस में कैसे जा सकता है जबकि वो बस तो अब चलती ही नहीं है। दोस्तों तभी वो आदमी रुद्रा को कहता है कि वेंकटेश को जिन 2 अधिकारियों ने जबरदस्ती उस बस को ले जाने के लिए कहा था वो सब उन्होंने अपने ऊपर बैठे बॉस के कहने पर कहा था, क्योंकि जो उनका बॉस था वो पुरानी हो चुकी बसेस को ऐसे ही टूरिस्ट और ट्रिप पर जाने वाले लोगों के लिए चलवाया करता था और इस काम से उसने काफी ज्यादा पैसा कमा लिया था। तभी रुद्रा उसे कहता है कि उन 2 अधिकारियों के ऊपर कौन था, क्या आप मुझे उन 2 अधिकारियों के बॉस का नाम बता सकते हैं जिसने पैसे कमाने के लालच में उन बच्चों और वेंकटेश की जान ले ली। दोस्तों तभी वो आदमी उसे कहता है कि बेटा उनके बॉस का नाम मनीराज था और उस घटना के बाद वो कभी दिखाई नहीं दिया, पर जो उसके 2 अधिकारी थे उनकी बड़े ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और लोगों का कहना है कि उस बस में जिन बच्चों की जान गई थी उन बच्चों की आत्माओं ने ही उन 2 अधिकारियों को मारा है, पर उनका बॉस यानी मुनि राजू का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ चला गया। अब दोस्तों रुद्रा ये पूरी कहानी समझ चुका था कि उस घटना में जो बच्चे मरे थे वो उन सबसे अपनी मौत का बदला ले रहे हैं जिन्होंने भी पैसा कमाने के चक्कर में उन बच्चों की जान ली थी। और दोस्तों रुद्रा को अब ये समझ आने लगा था कि जो उस बस का मालिक यानी बॉस था उसका एमएलए देवी शेट्टी से कोई तो कनेक्शन जरूर है और इसीलिए शायद उन मरे हुए बच्चों की आत्माएं एमएलए देवी शेट्टी के बेटे से बदला ले रही है। अब दोस्तों इसके अगले दिन रुद्रा सीधा एमएलए देवी शेट्टी के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे आपके बेटे के बारे में कुछ पता चला है, पर उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आप किसी मनीराज को जानते हैं जो कि 20 साल पहले एक बस डिपो का मालिक था। दोस्तों तभी एमएलए उसे कहता है कि नहीं मैं किसी मनीराज को नहीं जानता और मुझे जल्दी से बताओ कि क्या मेरा बेटा ठीक है। तभी रुद्रा उसे कहता है कि सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी ही आपके बेटे को ढूंढ निकालूंगा। दोस्तों इसके बाद रुद्रा अपने सर के पास जाता है और उन्हें कहता है कि सर इस केस को सॉल्व करना इतना भी आसान नहीं है। तो उसके सर उसे कहते हैं कि रुद्रा आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। दोस्तों तभी रुद्रा उसे कहता है कि सर दरअसल एमएलए के बेटे के लापता होने के पीछे कुछ बुरी आत्माओं का हाथ है और ये आत्माएं उन बच्चों की हैं जो 20 साल पहले कावेरी बस एक्सीडेंट में मारे गए थे। अब दोस्तों उसके सर रुद्रा को कहते हैं कि रुद्रा तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम एक पुलिस ऑफिसर हो और तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते, तुम्हें फैक्ट्स पर बात करनी चाहिए। दोस्तों तभी रुद्रा अपने सर को कहता है कि सर मैं फैक्ट्स पर ही बात कर रहा हूँ, मैं इस केस की अच्छी तरह से जांच करने के बाद ही आपके पास आया हूँ। दोस्तों तभी उसके सर उसे कहते हैं कि तुम मुझे अच्छे से समझाओ, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। दोस्तों तभी रुद्रा उन्हें कहता है कि सर आप ये तस्वीरें देखिए, ये उन्हीं बच्चों की तस्वीरें हैं जो कि कावेरी बस एक्सीडेंट में मारे गए थे और जिस बस में ये बच्चे टूर पर गए थे
उस बस डिपो के 2 अधिकारियों की भी 1 महीने के बाद मौत हो गई थी, क्योंकि उन्होंने पैसों के लालच में खराब बस को ही टूर के लिए भेज दिया था, जिस वजह से उन बच्चों की मौत हुई और बाद में उन बच्चों की आत्माओं ने ही उन अधिकारियों को मार दिया। और मैं ये सब इतने यकीन से इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज तक उन 2 अधिकारियों की मौत का कारण नहीं पता चल पाया कि आखिर उन दोनों को मारा किसने था। दोस्तों, रुद्रा अपने सर को कहता है कि सर, हो ना हो, एमएलए देवी शेट्टी का उन बच्चों की मौत के साथ कोई तो कनेक्शन जरूर है, इसीलिए वो आत्माएं अब एमएलए के बेटे को अपना निशाना बना रही है। वरना आप ही बताइए कि अगर मनु के दोस्तों ने उसे कावेरी बस में चढ़ते हुए देखा था, वो बस मनु को चढ़ाने के बाद कहाँ गायब हो सकती है। अब दोस्तों, रुद्रा के सर समझ चुके थे कि रुद्रा की बातों में सच्चाई तो है, क्योंकि वो अभी फैक्ट्स पर ही बात कर रहा था। और उसके सर उसे कहते हैं कि रुद्रा, अभी हमें आगे क्या करना चाहिए? हमें एमएलए के बेटे को ढूंढना ही होगा, नहीं तो हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर सवाल खड़े होंगे। दोस्तों, तभी रुद्रा अपने सर को कहता है कि सर, आप फिक्र मत कीजिए, आपने मुझ पर भरोसा करके ये केस मुझे सौंपा है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं एमएलए के बेटे को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा और ये भी पता लगाऊंगा कि आखिर उस बस डिपो का मालिक यानी मनीराज उस घटना के बाद कहाँ लापता हो गया और आखिर एमएलए का उस मनीराज से क्या कनेक्शन है। अब दोस्तों, इसके बाद हम एमएलए देवी शेट्टी को देखते हैं, जिसे वही मास्क पहना आदमी कॉल करता है और वो उसे कहता है कि तुझे अपने बेटे की फिक्र हो रही है ना, चल तुझे तेरे बेटे से मिलवाता हूँ। अब दोस्तों, वो आदमी वीडियो कॉल पर एमएलए को उसके बेटे को दिखाता है, जो कि बिल्कुल भी होश की हालत में नहीं था। दोस्तों, देवी शेट्टी ये देखकर बहुत दुखी होता है और वो उसे कहता है कि आखिर तू कौन है और मेरे साथ ये सब क्यों कर रहा है? अगर तुझे पैसे चाहिए तो बोल, तू जितने पैसे चाहता है मैं तुझे उतने पैसे दूंगा, पर प्लीज तू मेरे बेटे को छोड़ दे। अब दोस्तों, ये आदमी उसे कहता है कि तुझे क्या लगता है कि मुझे तेरे पैसे चाहिए? मुझे तो बस तुझे तड़पाना है, जैसे तू औरों को तड़पाता है। मैं यहाँ पर तुझे तेरे कर्मों की सजा देने के लिए आया हूँ। अब दोस्तों, देवी शेट्टी उसे कहता है कि तेरी दुश्मनी मेरे साथ है, पर इस सब में मेरे बेटे को बीच में मत ला। तू जहाँ कहेगा मैं वहाँ आने को तैयार हूँ। तू मुझे जो सजा देना चाहता है दे सकता है, पर प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दे। अब दोस्तों, वो आदमी उसे कहता है कि ठीक है, कल शाम को पूरे 6 बजे शहर के पुराने मंदिर में आ जाना, और वो भी बिल्कुल अकेले। और अगर तू किसी को साथ लेकर आया तो मैं तेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब दोस्तों, एमएलए देवी शेट्टी उसे कहता है कि ठीक है, मैं अकेला ही वहाँ आ जाऊंगा, तुम मेरे बेटे को कुछ मत करना। अब दोस्तों, दूसरी तरफ हम रुद्रा को देखते हैं, जो कि दिव्या को एक गुरुकुल में लेकर आता है। दोस्तों, दिव्या उसे कहती है कि ये कौन सी जगह है और हम यहाँ क्यों आए हैं? तभी रुद्रा उसे कहता है कि तुमने एक बार मुझे मेरे परिवार के बारे में पूछा था ना, तो ये है मेरा परिवार। मैं बचपन से ही यहाँ इन सब के बीच पला बड़ा हूँ। अब दोस्तों, ये सब देखकर दिव्या उसे कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है, वरना मैं कभी जिद नहीं करती। दोस्तों, तभी रुद्रा उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इस गुरुकुल में माँ बाप और भाई बहन का प्यार मिला है और मैं भी अपने इस परिवार को बहुत प्यार करता हूँ। अब दोस्तों, उस गुरुकुल के गुरुजी वहाँ मौजूद सभी लोगों को कहते हैं कि रुद्रा ने इस गुरुकुल के लिए जो भी किया है हम सब उसके आभारी हैं, हम सब कभी भी उसका एहसान नहीं चुका पाएंगे। अब दोस्तों, ये बात सुनकर दिव्या थोड़ी हैरान होती है कि आखिर ये गुरुजी क्या कह रहे हैं। दोस्तों, तभी वो गुरुजी कहते हैं कि रुद्रा ने शुरू से ही देश विदेश में बैठे अपने दोस्तों से करोड़ों रुपए इकट्ठे करके इस गुरुकुल में लगाए हैं, हम कभी भी उसका ये एहसान नहीं चुका पाएंगे, पर आज हम उस सब के लिए रुद्रा को सम्मानित करना चाहते हैं। अब दोस्तों, वो सभी रुद्रा को सम्मानित करते हैं और दूसरी तरफ हम एमएलए देवी शेट्टी को देखते हैं, जो अपने बेटे को बचाने के लिए उस मास्क मैन के पास जा रहा था। और दोस्तों, वो बिल्कुल अकेला अपनी गाड़ी में बैठकर उसी जगह के लिए निकल जाता है जहां उस मास्क मैन ने उसे आने के लिए कहा था। अब दोस्तों, रुद्रा जब पुलिस स्टेशन में आता है तो गोविंद उसे कहता है कि सर, आप जल्दी से एमएलए देवी शेट्टी के घर पे जाइए, क्योंकि उसे किसी मास्क मैन ने कॉल करके अपने पास बुलाया है, शायद अब तक वो घर से निकल भी गया होगा। अब दोस्तों, रुद्रा एमएलए के घर जाने ही वाला था कि तभी उसे एक आदमी कॉल करता है, जो किसी दूसरे एरिया के पुलिस स्टेशन से बोल रहा था। दोस्तों, वो आदमी रुद्रा को कहता है कि सर, हमें एमएलए
देवी शेट्टी का बेटा मिल गया है। और दोस्तों ये सुनकर रुद्रा जल्दी से उस पुलिस स्टेशन में पहुंचता है, जहां वो देखता है कि मनु की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। और दोस्तों तभी रुद्रा वहां पर मौजूद डॉक्टर्स को कहता है कि डॉक्टर इसे हुआ क्या है। तभी डॉक्टर उसे कहते हैं कि रुद्रा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसे बस थोड़ी सी बेहोशी की दवा दी गई थी और थोड़ी देर में ही ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों रुद्रा उन मुलाजिमों को कहता है कि इसे यहाँ कौन छोड़कर गया है। दोस्तों तभी वो मुलाजिम उसे कहते हैं कि सर बाहर एक गाड़ी आई थी और उसमें से एक आदमी इसे उतार कर चला गया और हम ये पता नहीं लगा पाए कि आखिर उस गाड़ी में कौन था। अब दोस्तों रुद्रा अपने सर को फोन करता है और उन्हें बताता है कि सर हमें एमएलए का बेटा मिल चुका है और मैं अभी उसे उसके घर पहुंचा रहा हूं और साथ ही कुछ डॉक्टर्स को भी मनु के घर पर भेज रहा हूं ताकि वो उसका चेकअप कर सके। अब दोस्तों थोड़ी देर में ही वो मनु को उसके घर में पहुंचा देता है, जहां मनु की माँ उसे देखकर बहुत रोती है, क्योंकि दोस्तों उसे लगने लगा था कि अब उसका बेटा शायद ही वापस आए और उसने अपने बेटे को देखने की आस ही छोड़ दी थी। अब दोस्तों वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश थी और डॉक्टर्स भी उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। दोस्तों तभी मनु की माँ रुद्रा को कहती है कि सर आपने जो एहसान हम पर किया है हम उसे कभी भी नहीं चुका पाएंगे। पर दोस्तों तभी रुद्रा उसे कहता है कि मनु तो घर पे वापस आ चुका है, पर आपके पति कहाँ हैं? क्या आपको उन्होंने कुछ बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं? अब दोस्तों देवी शेट्टी की पत्नी उसे कहती है कि बेटा मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं, पर सुबह उन्हें एक कॉल आई थी और उस आदमी के साथ बात करते ही वो अपनी गाड़ी लेकर घर से चले गए, पर मैं नहीं जानती कि वो कहाँ गए हैं। अब दोस्तों रुद्रा जल्दी से पुलिस स्टेशन आता है और वो एमएलए को फोन को ट्रेस करने लगता है। और दोस्तों थोड़ी देर के बाद जब वो फोन को ट्रेस कर लेते हैं तो वो उसी लोकेशन पर पहुँचते हैं और दोस्तों वहाँ जाकर वो देखते हैं कि एमएलए की गाड़ी एक खाई में गिरी हुई थी और एमएलए की मौत हो चुकी थी। दोस्तों ये देखकर रुद्रा काफी हैरान होता है, क्योंकि ये वही खाई थी जिसमें 20 साल पहले कावेरी बस गिरी थी और यहीं पर कॉलेज के बच्चों के साथ साथ वेंकटेश की भी मौत हो गई थी। अब दोस्तों रुद्रा वहाँ पर मौजूद लोगों से पूछताछ करता है कि आखिर यह हुआ क्या है, ये गाड़ी खाई में कैसे गिरी। दोस्तों तभी वहाँ पर मौजूद एक आदमी रुद्रा को कहता है कि सर मुझे पता है ये गाड़ी यहाँ पर कैसे गिरी। तभी रुद्रा उसे कहता है कि क्या तुम बता सकते हो यहाँ पर क्या हुआ था। पर तभी वो आदमी कहता है कि सर यहाँ से एक बस गुजरी थी जिसमें एक ड्राइवर के साथ कुछ बच्चे मौजूद थे और उसी बस के साथ इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और तभी ये गाड़ी यहाँ पर आ गिरी। अब दोस्तों रुद्रा उस आदमी को कहता है कि क्या तुम मुझे उस बस का नाम और नंबर बता सकते हो। तभी वो आदमी उसे कहता है कि सर उस बस का नाम 17A कावेरी था। अब दोस्तों ये नाम सुनकर रुद्रा के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि मनु के दोस्तों ने भी उसे इसी बस में चढ़ते हुए देखा था और अब एमएलए की गाड़ी का एक्सीडेंट भी उसी बस के साथ हुआ है। अब दोस्तों ये सब जानकर रुद्रा समझ चुका था कि उन मरे हुए बच्चों की आत्माओं ने ही एमएलए देवी शेट्टी को मारा है। अब दोस्तों रुद्रा ये पूरी बात पुलिस स्टेशन में अपने सर को बताता है और कहता है कि सर मैंने आपको कहा था कि ये सब उन बच्चों की आत्माओं ने ही किया है। पहले उन्होंने उन 2 अधिकारियों को मारा और अब मनीराज को भी खत्म कर दिया। दोस्तों मनीराज का नाम सुनते ही उसके सरू से कहते हैं कि रुद्रा तुम ये क्या बोल रहे हो, ये मनीराज कौन है। अब दोस्तों रुद्रा अपने सर को कहता है कि सर एमएलए देवी शेट्टी ही मनीराज था, जो कि 20 साल पहले कावेरी बस डिपो का मालिक था और उसने ही पैसों के लालच में आकर अपने मुलाजिमों को कहा था कि वेंकटेश को उसी बस में उन बच्चों को ट्रिप पर ले जाना होगा, जबकि वेंकटेश ने कहा था कि उसकी बस की हालत काफी खराब है और जब वो बस खाई में गिरी तो मनीराज तब से ही अंडरग्राउंड हो चुका था ताकि सच्चाई का पता चलने पर उन मरे हुए बच्चों के माँ बाप उसे मार ना दें। रुद्रा कहता है कि मनीराज ही देवी शेट्टी है, वो इतने सालों से अपना नाम और पहचान बदलकर यहाँ पर रह रहा था, पर आज 20 साल बाद उन बच्चों की आत्माओं ने उसे मारकर अपनी मौत का बदला ले लिया। अब दोस्तों क्योंकि मनु के दोस्तों और उस चाय वाले ने कावेरी बस को देखा था तो इन गवाहों पर इस केस को ऐसे ही क्लोज कर दिया जाता है कि
एमएलए देवी शेट्टी यानी मनीराज को 20 साल पहले मरे बच्चों की आत्माओं ने ही मारा है, जैसे पहले उन्होंने उन 2 मुलाजमों को मारा था। अब दोस्तों केस के क्लोज होने के बाद हम उस दिन का फ्लैशबैक देखते हैं जब उस मास्क मैन ने एमएलए देवी शेट्टी को अपने पास बुलाया था। और दोस्तों देवी शेट्टी उस आदमी की बताई हुई जगह पर पहुंच भी जाता है और दोस्तों वहां पहुंचकर वो देखता है कि वो मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि रुद्रा ही था। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी प्लानिंग शुरू से ही रुद्रा की थी, क्योंकि दोस्तों रुद्रा उसी वेंकटेश का बेटा था जो कावेरी बस को चलाया करता था और उस रात देवी शेट्टी की वजह से ही वेंकटेश की मौत हुई थी। और दोस्तों वेंकटेश के मरने के बाद लोगों ने उसका घर जला दिया था, क्योंकि देवी शेट्टी ने न्यूज चैनल्स पर ये अफवाह फैला दी थी कि वेंकटेश एक शराबी ड्राइवर था और उस दिन भी उसने शराब पीकर ही बस चलाई थी, जिस वजह से उन बच्चों की मौत हो गई। अब दोस्तों क्योंकि उन मरे हुए बच्चों के माँ बाप ने वेंकटेश के घर को जला दिया था, तो उस रात उस घर में रुद्रा की माँ और उसका छोटा भाई भी मारे गए थे। और दोस्तों उसके बाद रुद्रा उस गुरुकुल में पलने लगा था और दोस्तों वो ये अच्छी तरह से जानता था कि उसके पिता यानी वेंकटेश की मौत का जिम्मेदार देवी शेट्टी ही है। और दोस्तों जब मूवी की शुरुआत में हमने एक स्कूल को गिरते हुए देखा था, तो उसकी कंस्ट्रक्शन का पैसा भी एमएलए देवी शेट्टी हड़प गया था, जिस वजह से उस स्कूल की बिल्डिंग गिरी और इतने बच्चों की जान चली गई। अब दोस्तों उन मरे हुए बच्चों में एक लड़की का बाप एक दिन रुद्रा के पास आता है और उसे कहता है कि मेरे घर में 5 साल के बाद एक बेटी ने जन्म लिया था और वो भी एमएलए देवी शेट्टी की वजह से मारी गई। भगवान एमएलए देवी शेट्टी जैसे लोगों को क्यों नहीं तड़पाता। अब दोस्तों ऐसे ही एमएलए देवी शेट्टी कई लोगों के साथ अत्याचार किया करता था और अब क्योंकि वो रुद्रा के परिवार की मौत का भी जिम्मेदार था, तो अब रुद्रा के मन में बदला लेने की आग जाग उठी थी। वो देवी शेट्टी को भी वैसे ही तड़पाना चाहता था जैसे वो दूसरों को तड़पाया करता था। तो दोस्तों अब रुद्रा अपने गुरुकुल के कुछ साथियों और उस आदमी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि वो सभी देवी शेट्टी को मेंटली डिस्टर्ब करेंगे और उसके बाद उसे खत्म कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ से देखने वाली बात ये है कि जो जो लोग भी आज के टाइम पर कावेरी बस को देखने का दावा कर रहे थे, वो सभी रुद्रा के गुरुकुल के ही आदमी थे जो रुद्रा के प्लान में शामिल थे। यानी कावेरी नाम की बस तो उस एक्सीडेंट के बाद कभी चली ही नहीं। और दोस्तों रुद्रा ने ही अपने साथियों को बोला था कि अगर कोई पूछे कि एमएलए के बेटे को किसने उठाया है, तो वो कावेरी बस का नाम ले दें, ताकि लोगों को और पुलिस को ये लगे कि ये सब सच में ही 20 साल पहले मरे बच्चों की आत्माएं ही कर रही हैं। पर दोस्तों बाकी सब तो ठीक है, पर आखिर मनु के दोस्तों ने ये बयान क्यों दिया था कि उन्होंने मनु को कावेरी बस में जाते हुए देखा है, जबकि वो तो मनु के सबसे अच्छे दोस्त थे। तो दोस्तों इसका कारण ये था कि जब रुद्रा पहली बार उन दोनों से पूछताछ कर रहा था, तो वो जानता था कि ये दोनों अमीर बापों की बिगड़ी हुई औलादे हैं, यानी कि दोनों अपनी फैमिली से छुपकर नशा किया करते थे। और रुद्रा ने उन्हें कहा था कि अगर तुम दोनों चाहते हो कि तुम्हारे घर वालों को ये सब पता ना चले, तो जैसा मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को वैसा ही बयान देना होगा, नहीं तो मैं तुम दोनों पर ऐसे ऐसे केसेस डालूंगा कि तुम पूरी जिंदगी जेल में ही सड़ोगे। और दोस्तों इसीलिए उन दोनों ने डर के मारे ऐसा बयान दिया था कि उन दोनों ने मनु को कावेरी नाम की बस में चढ़ते हुए देखा था। पर दोस्तों अब मनु और उसके दोस्त बिल्कुल सही सलामत थे और जो घटिया काम देवी शेट्टी ने किए थे उसके लिए रुद्रा उसे खत्म कर देता है और उसकी गाड़ी को खाई में गिराकर उसे अंदर डाल देता है, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि इसकी गाड़ी एक्सीडेंट होकर यहाँ गिरी है। तो दोस्तों ऐसे ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।